हे गाइस, हमने लास्ट लेसन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना था। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर डिस्कशन किया था और इसकी कुछ पावर्स के बारे में जाना था, इसके कंपोजिशन के बारे में जाना था और हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी की किस तरीके से यह कमीशन आज के जो वास्तविक स्वरूप है 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इस स्वरूप तक आया है। अब हम इसमें आगे कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं जानने की कोशिश करेंगे और ये जो आज का टॉपिक है या आज का डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा सा मेन सेंटर्ड होगा। सो चलिए इसको आगे देखते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इम्पार्शियल फंक्शनिंग, मतलब उनके पास यह स्वतंत्रता होती है कि वो इम्पार्शियल किसी भी प्रकार के प्रभाव में आने बगैर अपने काम को अपने निर्धारित रूप में करते रहें। अब ये ज़रूरी क्यों है? यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको निष्पक्ष रूप से पूरे भारत के लिए चुनाव करवाना है। जब उनके पास पूरे भारत की जिम्मेवारी है तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से भारत की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वह किसी भी प्रकार से ना डगमगाए। तो हम देखें कि इनके पास इम्पार्शियल फंक्शनिंग के लिए किस तरीके की स्वतंत्रताएं हैं कि वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्य को संपन्न कर सकें। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका टेन्योर सिक्योर होता है, मतलब उनको राष्ट्रपति चाहें तो अपनी मर्जी से उनके पद से नहीं हटा सकते, जिससे उनको यह सक्षमता मिलती है कि वह अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर सकें। अब उनको देखें कि अगर हटाने की आवश्यकता हो तो किन कंडीशंस में इनको हटाया जा सकता है। तो हम जानेंगे कि कैन रिमूव्ड ओनली एज द सुप्रीम कोर्ट जज। अब प्रश्न ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट जज को किस तरह हटाया जाता है, तो यह भी यहाँ जानना ज़रूरी है। तो जब इनको हटाने की बात हो तो एक रेजोल्यूशन जो कि दोनों ही सदनों में, मतलब पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में पास किया जाएगा विथ एन स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगला प्रश्न है ये किस तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी होगी। तो ये 2/3 वोटिंग प्लस ये जो 2/3 मेंबर्स की वोटिंग है, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब और प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 प्लस द स्ट्रेंथ ऑफ द 2/3 मेंबर्स should be more than the 50% of the total strength of the house। और अगर ये रेजोल्यूशन इस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ पास हो जाता है तब इनको हटाया जा सकता है। अब देखें कि ग्राउंड क्या होंगे। तो ग्राउंड है इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, मतलब अक्षमता और दुर्व्यवहार। वो कैसे? तो प्रेसिडेंट को जब लगता है कि वह अपने कार्य को सुचारू ढंग से निभाने में अक्षम है, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से, या फिर जो उनके व्यवहार से अपेक्षा नहीं की जाती उस तरीके का किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से ग्रसित हैं, जैसे वो किसी सरकारी योजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश के आकांक्षी हैं, मतलब किसी सरकारी योजना में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं से कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और या फिर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी का हिस्सा हैं जो कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, तो वह मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आता है। अगर हम प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में देखें तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकते हैं, और लेकिन बिना ये जो ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट जज के हटाने के जो प्रोसीजर है, इस तरीके की किसी प्रोसीजर को फॉलो किए बिना उनको हटा नहीं सकते। आगे देखें, प्रेसिडेंट डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहते हुए, प्रेसिडेंट की स्वेच्छा तक ही बस ये अपने ऑफिस को होल्ड नहीं करते, ये अपना टेन्योर पूरा करते हैं अगर इनके ऊपर इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। तो सर्विस कंडीशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, मतलब एक बार जिन सेवा शर्तों पर इनको नियुक्त किया जाता है उसके बाद उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाता, या किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता जो उनकी सेवा शर्तों के विपरीत हो। कहने का मतलब, अगर उनको किसी एक सैलरी के आधार पर नियुक्त किया गया है तो वो सैलरी घटाई नहीं जाएगी। अगर इनको किसी एक टेन्योर के आधार पर कि आपको इतने वर्ष तक अपने ऑफिस में आपको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है, तो आपकी ड्यूटी को कम नहीं किया जाएगा। फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही रिकमेंडेशन पर हटाया जाएगा, अन्यथा उन्हें भी किसी प्रकार से अपने पद पर रहते हुए परेशान नहीं किया जाएगा।
हम कुछ फ्लॉज की बात करते हैं, मतलब इतने सब सुव्यवस्थित ढांचे में कुछ छोटी सी फ्लॉज हैं, कुछ छोटी सी खामियां हैं। जैसे क्वालिफिकेशंस आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन हैं, मतलब जितने भी इलेक्शन कमीशन के सदस्य हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस मतलब उनके उस के हिस्सा होने के लिए कुछ ज़रूरतें कि वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस प्रकार से उनकी क्वालिफिकेशन को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट डिफाइंड। उनका जो टर्म ऑफ मेंबर्स हैं वो भी डिफाइंड नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी फर्दर अपॉइंटेड एंड नॉट डिवाइडेड इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमिश्नर्स को फिर से आके अपॉइंट किया जा सकता है और उनको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट से डिवाइड मतलब बाधित नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं बहुत सारे कमीशंस हैं जैसे यूपीएससी, जहाँ पे कमिश्नर्स को या वहाँ के मेंबर्स को वापस फिर से सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। उनको वापस सरकारी नियुक्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनका पद बहुत ही सम्मान का और बहुत ही उच्च होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के केस में ऐसा नहीं है। दे आर नॉट डिवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं, किस तरीके की इनके पास शक्तियाँ और किस तरीके के इनके कर्तव्य हैं। तो कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज हम देखेंगे कि इनके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा एडवाइजरी और तीसरा क्वाजी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, एडवाइजरी मतलब सलाहकारी और क्वाजी जुडिशियल मतलब न्यायकारी। कैसे? डिफाइन टेरिटोरियल एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिनेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आमतौर पर पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। तो जो ये इलेक्शन कमीशन है ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग एरिया को डिलिमिट करते हैं उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ के हिसाब से। इसकी पावर इनको डिलिमिनेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से प्राप्त है कि वह ये काम कर सकें। आगे देखें हम इलेक्टोरल रोल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। हम देखते हैं अगर हमने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है या हमने अपने घर के बुजुर्गों को भी देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो एक इलेक्शन आईडी कार्ड या एक मतपत्र जैसा एक रिसिप्ट हमारे घर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्टोरल रोल मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, सक्षम हैं, उनका एक इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है वोटर्स का। तो वो इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। इलेक्शन डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑल्सो स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर्स। स्क्रूटनाइज करने का मतलब है कि प्रॉपरली जांच करके वैलिडेट करना। तो ये नॉमिनेशन पेपर्स को जांच करके वैलिडेट करते हैं, उनको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको अपने इलेक्शन के हिसाब से तैयार करते हैं, चुनते हैं। अगर वो वैलिड हैं तो उनको रखते हैं, अन्यथा उनको रिजेक्ट करते हैं और उनको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी और जो भी जिस सीट के लिए जिस तरीके के कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, जैसे मेल फीमेल या कैटेगरी वाइज, तो उसको ये स्क्रूटनाइज करते हैं। हम और समझते हैं कि इलेक्टोरल डेट्स एंड शेड्यूल्स को, इलेक्शन डेट एंड शेड्यूल्स को भी ये डिफाइन करते हैं। क्या होता है कि हमारे पूरे देश में कई बार चुनाव होने होते हैं, तो बहुत सारे राज्यों में एक साथ चुनाव होने होते हैं, तो किसी भी प्रकार और कई सारे चरणों में भी चुनाव होने होते हैं, तो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो और हर तरीके से वो चुनाव सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चल सकें। तो ये जैसे कि हमारा स्कूल में एक टाइम टेबल होता है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग शेड्यूल होता है, एक अलग पीरियड होता है, तो उसी तरह से पूरे देश के या अलग अलग राज्यों के जो भी चुनाव ये कंडक्ट कराने वाले हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन एंड सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ चुनाव के दौरान उभर के आती हैं और नई नई पार्टीज़ चुनाव का हिस्सा बनती हैं और कुछ पार्टीज़ चुनाव ये राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी होने का दर्जा भी खो देती हैं। तो अब बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वहाँ पे हम कई बार उनके नाम नहीं लिख सकते। कैंडिडेट्स की पहचान के लिए हम अलग अलग पार्टी के लिए, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हम उनको कुछ चुनाव चिन्ह घोषित करते हैं। तो इस सब का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। एक्ट एज कोर्ट ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट्स। अब इतने बड़े काम में
जो कि पूरे देश में एक साथ होना है, तो कई बार कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, तो यह एक कोर्ट ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट की तरह भी काम करता है। मतलब चुनाव से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, इसको हम कह सकते हैं कि यह इसका क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है, वो सभी समस्याओं को ये सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस में जब हम जाते हैं तो अपॉइंट ऑफिसर्स टू इंक्वायर इलेक्शन डिस्प्यूट्स। जब किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट इलेक्शन के दौरान उत्पन्न होता है तो ये कुछ सर्टेन ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। टू डिटरमाइन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। हम जानते हैं कि चुनाव के कुछ 40 दिन के आसपास पहले से आचार संहिता लग जाती है। लोग किसी प्रकार का भड़काऊ बयान नहीं दे सकते, लोगों के आर्म्स जब्त कर लिए जाते हैं, हथियार जो घरों में होते हैं लाइसेंसधारी हथियार, उनको पुलिस स्टेशन में जब्त कर लिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का वायलेंस या डेमोक्रेसी को नुकसान ना हो, और लोगों को किस तरीके का व्यवहार उस समय रखना है उसका भी वो ध्यान रख सकें। टू डिटरमाइन कोड ऑफ कंडक्ट। एडवाइस प्रेसिडेंट अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस सीट को, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, देन दे सजेस्ट प्रेसिडेंट टू डिस्क्वालीफाई देम। इन द सेम वे, अगर इन्हें लगता है कि कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कोई विधायक भी नहीं है अपने पद पर रहने के लिए, या उसने किसी भी प्रकार से जो चुनाव के नियम हैं या डेमोक्रेसी है उसको भंग किया है, तो ये गवर्नमेंट को, कंसर्न गवर्नमेंट को स्टेट की एडवाइस कर सकते हैं एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। टू कैंसिल पोल इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर हम पोल कैंसिलेशन की भी कई बार बात देखते हैं कि जैसे कई बार कोई बीमारी फैल जाए, कई बार कुछ मौसम की समस्याएं आ जाएं, किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, लोगों के बीच में दंगे हो जाए, या किसी भी प्रकार का प्राकृतिक या अप्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न हों, या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उस एरिया में हो रही हों, बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, तो वो पोल्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल पोल्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो इलेक्शन है, जो चुनाव प्रक्रिया है, वह फ्री हो, किसी भी प्रकार से लोगों का प्रभाव या दुष्प्रभाव जो वहाँ पे वांछनीय नहीं है, और फेयर हो, कि निष्पक्ष हो, किसी के प्रभाव में आके ना हो। तो ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट इलेक्शंस इन द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। कई बार क्या होता है, हमारे देश में कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता है, तो यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि हम जानते हैं कि जब कोई भी सरकार अपने कार्य में नहीं होती है, सरकार विधानसभा वगैरह भंग हो रही होती है, तो 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं। और जब किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो, मतलब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। So when the administrative machinery of any state is not working properly and the president rule is prevail over there, then the election commission is responsible to suggest the president whether the election can be conducted or the president rule should be extended। कहने का मतलब कि अगर कहीं पे प्रशासनिक तंत्र किसी भी राज्य का डगमगाया हुआ हो और वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, तो जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वह प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को यह सुझाव देते हैं कि उस राज्य में चुनाव करवाए जा सकते हैं, अन्यथा उनको आगे भी पोस्टपोन किया जाना चाहिए, मतलब आगे बढ़ा देना चाहिए। टू असाइन स्टेटस टू पॉलिटिकल पार्टीज एज रीजनल और नेशनल पार्टीज़। देखिए, कुछ अवधारणाएं हैं या कुछ कंडीशंस हैं, कहने का तात्पर्य कि जिनके आधार पर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करते हैं कि वह पॉलिटिकल पार्टी राज्य स्तरीय हो सकती है या फिर राष्ट्र स्तरीय। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए कि कितने राज्य में उनके पास कितनी सीट्स उनने अचीव की हैं, कितने राज्यों में पॉलिटिकल पार्टी फैली हुई है, विधानसभा और पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से अलग अलग इनका कॉम्पोजिशन है। तो इसके आधार पर इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को राज्य स्तरीय या फिर केंद्र स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल घोषित किया जाता है। आगे देखेंगे, एक हायरार्की होती है, मतलब एक स्तरीकरण होता है। स्तरीकरण कैसा कि सेंट्रल लेवल पे जितना भी कमांड है इलेक्शन कमीशन का, वो तो सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से मतलब
ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कह सकते हैं इसको, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द मशीनरी टू द बॉटम ऑफ द मशीनरी। यहाँ पे कुछ एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम वो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, फिर उनके अंडर कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जैसे कि इंडिया के केस में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फिर एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि एक सिविल सर्वेंट होंगे। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इज़ अ सिविल सर्वेंट। और इन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के नीचे कुछ सेक्रेटरीज़ होंगे, जॉइंट सेक्रेटरीज़ होंगे, अंडर सेक्रेटरी होंगे, और ये सब सेक्रेटरीट ऑफ कमीशन के अंदर पदस्थ होंगे। मतलब किसी इलेक्शन कमीशन का खुद का एक सेक्रेटरीट होगा जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स जैसे कि सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीज़ होंगे, जो अलग अलग क्षेत्र के और अलग अलग चुनावों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपने कार्यभार का निर्वहन करेंगे, अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। और ये लगभग चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके, इलेक्शन कमिश्नर से लेके और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरीट लेवल तक एक प्रॉपर सिस्टमेटिक हायरार्की होगी जो पूरे देश के चुनाव को कंडक्ट कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे देखते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ निर्देशक सिद्धांत हैं जो इनको अपने कर्तव्य पे और अपने कर्म पे टिका के रखते हैं और उनको विचलित नहीं होने देते, जिनका इनको पालन करना होता है। तो देखेंगे वैल्यूज़, कुछ ऐसे मूल्य हैं जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को मान्य होते हैं। मतलब इक्वलिटी, आप सभी को समानता की नज़रों से देखेंगे। इम्पार्शियलिटी, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंस, आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। रूल ऑफ लॉ, और जो कानून में, भारत के संविधान में या जो नियम, नीति निर्देशक तत्व मौजूद हैं उनके अनुसार इलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट कराएंगे, इलेक्शन कंप्लीट कराएंगे। इलेक्शन कंडक्शन ये करते हैं तो इनके साथ इनके ही द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किए जाने की क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं या क्यों इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहली बात कि क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कंडक्ट कराने की वजह से उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है, मतलब उसको वजूद मिलता है, उसको वर्चस्व मिलता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे क्लास में हम अपना एक क्लास कैप्टन चुन लें तो हम उसको क्लास कैप्टन चुन सकते हैं, लेकिन अगर क्लास टीचर की प्रेजेंस में वो क्लास कैप्टन का चुनाव हो तो पूरा स्कूल उस क्लास कैप्टन को क्रेडिबिलिटी देता है, मतलब अपनी सहमति देता है। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो उसका पूरे देश में उस क्लास कैप्टन की तरह ही वैलिडेशन होता है, जबकि अगर हम अपने लेवल पर कोई इलेक्शन करवाते तो शायद पूरे देश में उसको उतना वैलिडेशन नहीं मिलता। फ्रीनेस, स्वतंत्र रूप से ये कराते हैं, इनको इतनी शक्तियाँ, इतनी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और कुछ ऐसे प्रोविजंस के थ्रू कि ये अपने काम को मुक्त रूप से कर सकें। फेयरनेस, निष्पक्ष रूप से, मतलब साफ़ सुथरा काम होता है, उसमें किसी प्रकार का दोराहा वर्क या दोराहा काम नहीं होता, लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं और पारदर्शिता उसमें बनी रहती है। ट्रांसपेरेंसी जो हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी, ये इनका काम इस तरीके से है कि पूरे देश को बांध के रखते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें एक जगह सम्मिलित हैं। हम देखते हैं बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं, जैसे बीएससी बीएड, इट्स अ इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब आप बीएससी के साथ में बीएड भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यही कि आप एक राज्य के साथ कई अन्य राज्यों के इलेक्शन भी कंडक्ट करा रहे हैं, आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब भारत की अखंडता को आप किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। आपके इलेक्शन कराने के ढंग से, तरीके से किसी एक राज्य को फ़ायदा या दूसरे राज्य को नुकसान नहीं हो रहा है, तो भारत की अखंडता का ये विशेष ध्यान रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये जिम्मेवारी का ध्यान रखते हैं, ये इलेक्शन की जिम्मेवारी लेते हैं। आप अगर इलेक्शन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या डिस्प्यूट्स है, तो जिस तरह हम अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ कर अपने माँ बाप के पास जाते हैं, ऐसे ही इलेक्शन में होने वाले डिस्प्यूट्स की पूरी जिम्मेवारी या पूरी शिकायतें इनके माध्यम से ही आगे बढ़ती हैं और ये समय समय पर राष्ट्रपति या फिर स्टेट की कंसर्न गवर्नमेंट को ये सुझाव देते हैं कि किस एमएलए या एमपी को उस पद पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑटोनॉमी, यह किसी के भी प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से अपने निर्णयों पर इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। यह अपने आप में स्वतंत्र हैं और मुक्त हैं। अब इनके हम और कुछ काम देखते हैं। इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स, ये इलेक्शन के दौरान लोगों
के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग एज में आने वाले लोग इलेक्शन का हिस्सा बन सकें। प्रमोट अवेयरनेस अबाउट इलेक्शंस, ये डिफरेंट इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, योजनाओं के थ्रू लोगों को इलेक्शन के प्रति अवेयर करवाते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे स्कूल कोर्सेज़ में भी कई जगह इलेक्शन, बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं तो इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो यह सभी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन और पूरी गवर्नमेंट का ही प्रयास होता है कि हर व्यक्ति को देश की हर महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय या आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी हो और उसके महत्व को सभी समझें। टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्शन, वो इलेक्शन के लिए एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि बसेस की व्यवस्था करना, लोग इलेक्शन प्रोसेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, पोलिंग बूथ में ज़रूरी सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करना, अलग अलग बूथ्स के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को नियुक्त करना, पोलिंग बूथ को उस डिस्टेंस पर रखना कि आम व्यक्ति आसानी से अपना वोट डालने जा सके। अगर कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे एक लोकेलिटी में एक से ज़्यादा पोलिंग बूथ लगाना कि जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से और बिना भीड़ भाड़ हुए हर व्यक्ति अपना वोट डाल सके और उसको असुविधा ना हो। अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट, हम जानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे वीवीपैट वगैरह जो हमने आज अडॉप्ट कर ली हैं, जिसमें हम जैसे बैलेट पेपर या किसी इस तरीके की जो पुराने तरीके हैं उनसे और आगे जाकर इलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट कराते हैं। हम इलेक्शन की जब वो रिपोर्ट्स आती हैं या जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम उसको ऑनलाइन देख पाते हैं। तो बहुत सारे और बूथ कैप्चरिंग ना हो इसलिए हम वहाँ पे प्रॉपर सर्विलेंसेस के लिए टेक्नोलॉजी का सीसीटीवी कैमरे और बाकी सब इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ वहाँ के कोई सॉफ्टवेयर कोई कंप्यूटर हैक ना हो इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी आज की नई अवधारणा और पुराने काम को और ढंग से सुनिश्चित ढंग से करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, इस बात का भी ये ध्यान रखते हैं। टू मेंटेन डेमोक्रेसी, जो भारत की रीढ़ है हम कह सकते हैं, जो भारत जिस सिद्धांत पर आज स्थापित है वह भी मेंटेन करना एक बहुत ही आवश्यक बात है। इलेक्शन कमीशन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको भी मेंटेन करके चलता है। सो आई दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमने जितने भी उसके सिद्धांत जैसे कि हम पीछे देख रहे थे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हायरार्की और पावर्स एंड फंक्शंस, इन सब के बारे में अच्छे से समझा। तो हमें इससे यह सम फ्लॉज भी जाने कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के बारे में भी हमने बात की। तो ये सभी फैक्ट हमें मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी पर कमेंट करिए। क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से नए सुधार या नए इनोवेशंस आए हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान के मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए इलेक्शन कमीशन किस तरीके से अपना काम करता है, तो वहाँ हम वैल्यूज़ और फंक्शंस के जुड़े कुछ टॉपिक्स रख सकते हैं। तो आई होप द होल टॉपिक इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड द सीरीज़ विल बी कंटिन्यू. So this is the second part and the final part of Election Commission of India, and we will continue with the next topic in next videos. Thank you so much.